ठीक है, तो देखो अपन बात करेंगे राजस्थान के इतिहास की। इतिहास वही है जो पहले था, बदलने वाला कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि आपका इतिहास बना कैसे था, मतलब इतिहास क्या है। तो एक दो क्लास के अंदर इतिहास की पिक्चर बताने की कोशिश करूंगा। अगर वो पिक्चर अगर आपको समझ में आ गई तो इतिहास ऑटोमेटिक अपना सरल हो जाएगा कि इतिहास बना कैसे था। ठीक है, तो इतिहास मतलब प्रारंभ कैसे हुआ, पहले हमारे पूर्वज कैसे थे, वर्तमान में कैसे आए और आज तक हम किस प्रकार से यहां पर पहुंचे हैं, तो उसके बारे में देखो अपन चर्चा करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं आपके इतिहास की। तो इतिहास पढ़ने से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमारे इतिहास का जनक कौन है। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि आपका जो विश्व है, तो विश्व के इतिहास का जनक कौन था। तो याद रखना, विश्व के इतिहास का जनक कौन था। तो विश्व के इतिहास के जनक कौन थे? आपके हेरोडोटस। विश्व के इतिहास के जनक कौन थे? आपके हेरोडोटस। और हेरोडोटस की बुक का नाम क्या था? आपका हिस्टोरिका। विश्व के इतिहास का जनक कौन था? आपका हेरोडोटस। और हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या था? आपका हिस्टोरिका। उसी प्रकार से अगर अपन बात करें कि भारत के इतिहास का जनक, तो याद रखना भारत के इतिहास के जो जनक माने जाते हैं वो जनक किसको माना जाता है? आपके वेदव्यास जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? वेदव्यास जी। और जो वेदव्यास जी है इनकी जो बुक है उनका नाम क्या है? महाभारत। उसी प्रकार से हमारे को पढ़ना है राजस्थान का इतिहास। तो याद रखना राजस्थान के इतिहास का जो जनक है वो राजस्थान के इतिहास के जनक किसको माना जाता है? तो याद रखना राजस्थान के इतिहास का जनक माना जाता है आपके कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान के इतिहास का जनक किसको माना जाता है? कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। और कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है, इनकी जो बुक है उसका नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके अंदर वॉइस थोड़ी सी बाद में आ रही है, मतलब कमेंट्स के अंदर। बिल्कुल, देखो मेरी बात सुनो, जो आपके राजस्थान के इतिहास के जनक कौन? आपके कर्नल जेम्स टोड है। और कर्नल जेम्स टोड जो है इनको आपके घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। एक बार इसको सुनो फिर आराम आराम से उतार लेना। तो देखो विश्व के इतिहास के जनक तो कौन हो गया? विश्व के इतिहास के जनक कौन? आपके हेरोडोटस। और हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। और भारत के इतिहास के जनक कौन है? वेदव्यास जी। और वेदव्यास जी की पुस्तक का नाम क्या है? महाभारत। उसी प्रकार से अपन बात कर रहे हैं कि राजस्थान के इतिहास के जनक कौन? आपके कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड इनको आपके घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि जो हमारे कर्नल जेम्स टोड थे उन्होंने कहते हैं कि आपके घोड़े के ऊपर सवार होकर पूरे राजस्थान के इतिहास का इन्होंने संकलन किया। इस कारण से कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। एक बार उतारो इसको। कंचन सिंगल, चलेगा? वेरी गुड। देखो हम आज राजस्थान के इतिहास को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इतिहास क्या था, इतिहास किस प्रकार से बना था, उसको मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। फिर हम इतिहास के सिलेबस के ऊपर चलेंगे। देखो अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं आपके इतिहास। देखो इस इतिहास को अपन ने 3 कालों के अंदर बांटा है। कितने कालों के अंदर बांटा है? इतिहास को अपन ने 3 कालों के अंदर बांटा है।
और वो 3 काल आपके कौन कौन से हैं? एक तो देखो अपन बात कर रहे हैं आपके प्राचीन इतिहास का। इतिहास को 3 कालों के अंदर अपन ने बांटा। प्राचीन इतिहास काल, एक अपन बात कर रहे हैं आपके मध्यकालीन इतिहास, और एक अपन बात कर रहे हैं आपके आधुनिक इतिहास का। इतिहास को अपन ने कितने कालों के अंदर बांटा? 3 कालों के अंदर। देखो इतिहास तो एक ही है, लेकिन इतिहास इतना बड़ा है कि इतिहास को अपन एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। इस कारण से पढ़ने के आधार पर इतिहास को कितने कालों के अंदर बांटा? 3 कालों के अंदर बांटा। एक आपका प्राचीन इतिहास काल है, एक आपका मध्यकालीन इतिहास है, और एक आपका आधुनिक इतिहास काल है। तो बात आती इस प्राचीन इतिहास काल के अंदर क्या हुआ? देखो इतिहास बना कैसे? इस प्राचीन इतिहास काल के अंदर हमारे जो पूर्वज थे, और हमारे पूर्वज कौन थे? हमारे पूर्वज कौन थे? आपके आदि मानव थे। हमारे पूर्वज कौन थे? आपके आदि मानव। तो प्राचीन इतिहास काल के अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं? प्राचीन इतिहास काल में हमारे पूर्वज कौन थे? आपके आदि मानव था। और आदि मानव न तो एक जगह रहना जानता था, न कृषि कार्य करना जानता था, न पशुपालन करना जानता था। वो बिल्कुल असभ्य एवं बर्बर था। लेकिन जब वही मानव एक जगह रहना सीख गया, कृषि कार्य करना सीख गया, पशुपालन करना सीख गया, इसका मतलब वो क्या हो गया? सभ्य हो गया। तो कहने का मतलब इस प्राचीन इतिहास काल में अपन किसका अध्ययन करते हैं? प्राचीन इतिहास काल में अपन आपकी सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं। तो सभ्यताओं का अध्ययन हो गया, वैदिक काल का अध्ययन हो गया। तो ये सारा अध्ययन अपन किसके अंदर करते हैं? प्राचीन इतिहास काल में। मैं इतिहास अभी आपको पढ़ाना प्रारंभ नहीं कर रहा हूं, मैं इतिहास को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर अपन अपने सिलेबस के ऊपर फोकस करेंगे। इतिहास तो एक ही है, लेकिन पढ़ने के आधार पर इतिहास को कितने कालों के अंदर बांटा? 3 काल में। सिंपली अवस्था के अंदर समझो कि प्राचीन इतिहास काल में किसका अध्ययन करते हैं? आदि मानव का अध्ययन करते हैं। और आदि मानव सभ्य हुआ, तो आदि मानव ने किसका निर्माण किया? सभ्यताओं का निर्माण किया। तो सभ्यताओं का अध्ययन किस काल के अंदर करते हैं? प्राचीन इतिहास काल में। इसके बाद में आता है कि मध्यकालीन इतिहास में क्या हुआ? तो याद रखना, इस मध्यकालीन इतिहास में जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए, जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए, जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया, जिन्होंने भारत को लूटा, वो सारा अध्ययन अपन किसके अंदर करते हैं? मध्यकालीन इतिहास के अंदर। मध्यकालीन इतिहास के अंदर करते हैं। इसके बाद में देखो आधुनिक इतिहास काल में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो आधुनिक इतिहास काल के अंदर कौन आ जाती है? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आ जाते हैं, अर्थात अंग्रेज आ जाते हैं। और अंग्रेज आने का परिणाम क्या हुआ कि इन अंग्रेजों ने अपने नियम और कानून लागू किए। और जब इन्होंने अपने नियम और कानून लागू किए तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति भारत के अंदर हुई थी। उसके अंदर राजस्थान का भी योगदान रहा, और क्रांति आपके असफल भी रही थी। लेकिन क्रांति आपके असफल हुई, तो क्रांति 1857 की क्रांति हुई। क्रांति के असफल होने के बाद में क्या हुआ? किसान आंदोलन हुआ। और किसान आंदोलन के बाद में क्या हुआ? जनजाति आंदोलन हुआ। और इस जनजाति आंदोलन के बाद में क्या हुआ? प्रजामंडल आंदोलन हुआ। और प्रजामंडल आंदोलन के बाद में एक समय ऐसा आया कि आपका भारत स्वतंत्र भी हुआ और हमारे राजस्थान का निर्माण भी हुआ। और आप सबको ये पता है कि जो राजस्थान का निर्माण हुआ है, ये कितने चरणों के अंदर हुआ है? 7 चरणों के अंदर हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आधुनिक इतिहास काल में हम किसका अध्ययन करते हैं? अंग्रेजों का अध्ययन करते हैं। चाहे आधुनिक इतिहास काल में चाहे इंडिया ले लो, चाहे आप राजस्थान ले लो, आधुनिक इतिहास काल में हम यही अध्ययन करते हैं कि अंग्रेज आए, यहां पर व्यापार कर रहे थे, लेकिन परिणाम क्या हुआ? 1857 की क्रांति असफल हुई। इसके बाद में किसान आंदोलन हुआ, फिर जनजाति आंदोलन हुआ, फिर प्रजामंडल आंदोलन हुआ, और एक समय ऐसा आया कि भारत स्वतंत्र हुआ और राजस्थान आपके 7 चरणों के अंदर बनकर तैयार हुआ। तो यही अध्ययन अपन किसके अंदर करते हैं? और यही आधुनिक इतिहास काल का सिलेबस है। अगर कोई भी आपके राजस्थान का सिलेबस बनवाएगा तो उसके अंदर ये बातें आपके जरूर रखेगा, क्योंकि आधुनिक इतिहास काल में अपन अध्ययन करते ही हैं। अब सिलेबस बनाने वाला आपका कैसे सिलेबस बनाता है कि प्राचीन इतिहास काल में कुछ सभ्यताएं रख देता है, मध्यकालीन इतिहास में रियासतें रख देता है कि राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें आपको पढ़नी है, और आधुनिक इतिहास काल तो ये का यही रहेगा। मैं भी पढ़ा नहीं रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं इतिहास में हुआ क्या था। तो इतिहास को कितने कालों के अंदर बांटा? 3 काल में। प्राचीन इतिहास काल, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास काल। तो अपने दिमाग में थोड़ी सी पिक्चर ये बन रही होगी कि हाँ इसके अंदर हुआ क्या था। पिक्चर तो अभी अपन पूरी समझेंगे आगे। अब बात आती है, वेरी गुड। तो देखो अपन बात कर रहे हैं आपके इतिहास।
इतिहास को 3 कालों में अभी मैंने आपको बताया कि कितने कालों के अंदर बांटा है, 3 कालों के अंदर। उसको उतारना है, उतारना क्या, उतारना तो अब है। देखो इतिहास को अपन ने कितने कालों के अंदर बांटा है, 3। प्राचीन इतिहास काल, एक आपका कौन सा है मध्यकालीन इतिहास, और एक अपना कौन सा है आधुनिक इतिहास काल। तो इतिहास को अपन ने 3 कालों के अंदर बांटा है ना। अब देखो मेरी जब भी मैं पहली क्लास से पढ़ाता हूं तो उसको कहां से शुरुआत करवाता हूं। मैं मानता हूं कि आप जीवन में बहुत बार आप इतिहास पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आप मेरे से तो पहली बार ही पढ़ रहे हो। तो आपका जो बिल्कुल बेसिक जो 0 लेवल पे है, ये 3 क्लास से अगर आप समझ जाओगे तो आपको पूरा इतिहास समझ में आ जाएगा कि इतिहास की पिक्चर है क्या। 3 कालों के अंदर बांटा। यहां पर कौन था, आदि मानव था। मध्यकालीन इतिहास में विदेशी आक्रमण हुए। आधुनिक इतिहास काल में कंपनी वाले आ गए, परिणाम हुआ क्रांति, किसान आंदोलन। अब देखो इस मध्यकालीन इतिहास की अगर अपन बात करें तो मध्यकालीन इतिहास के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि मध्यकालीन इतिहास के अंदर क्या हुआ है, विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ है। किसका आक्रमण हुआ है, विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ है। और जो ये मध्यकालीन इतिहास है, इस मध्यकालीन इतिहास को भी अपन ने 2 भागों के अंदर बांटा है। कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो आपका है सल्तनत काल, एक तो हमारा कौन सा काल है, सल्तनत काल, और एक हमारा है मुगल काल। मध्यकालीन इतिहास को अपन ने कितने भागों के अंदर बांटा, 2। एक आपका सल्तनत काल और एक आपका मुगल काल। अब बात आती है कि सल्तनत काल किसे कहते हैं। तो याद रखना, जिस काल के शासकों को सुल्तान कहा गया, जिस काल के शासकों को सुल्तान कहा गया उसको अपन ने क्या नाम दिया है, सल्तनत काल नाम दिया है। और जिस काल के शासकों को बादशाह कहा गया है उसको अपन ने क्या नाम दिया है, मुगल काल नाम दिया है। ये एक बार थोड़ा सा बंद आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, तो देखो मध्यकालीन इतिहास में विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ। इधर आपके 2 भागों के अंदर बांटा, एक तो सल्तनत काल और एक आपका मुगल काल। याद रखना क्वेश्चन आया हुआ है, सल्तनत काल किसे कहते हैं, तो जिस काल के शासकों को सुल्तान कहा गया उसको अपन ने क्या नाम दिया, सल्तनत काल। और जिस काल के शासकों को बादशाह कहा गया उसको अपन ने क्या नाम दिया, मुगल काल नाम दिया है। तो याद रखना सल्तनत काल की जो शुरुआत मानी जाती है वो कहां से मानी जाती है, गुलाम वंश से मानी जाती है। कहां से मानी जाती है, गुलाम वंश। सल्तनत काल की शुरुआत कहां से मानी जाती है, गुलाम वंश। और गुलाम के बाद में कौन सा वंश आता है, तो याद रखना गुलाम के बाद में कौन सा वंश आता है, आपका खिलजी वंश। और खिलजी वंश के बाद में कौन सा वंश आता है, तो याद रखना तुगलक वंश आता है। कौन सा वंश आता है, तुगलक वंश। और तुगलक वंश को पराजित करके कौन सा वंश आता है, सैयद वंश आता है। और इस सैयद वंश को पराजित करके कौन सा वंश आता है, लोधी वंश आता है। तो याद रखना मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, अभी जस्ट अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ने वाला है, और जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे तो ये जितने भी जो शासक थे इन्होंने हमारे भारत के अंदर आपके दिल्ली को अपना केंद्र बनाया, और दिल्ली के जस्ट पास में क्या है, राजस्थान है। तो यहां वाले शासक कहां पर आक्रमण करेंगे, राजस्थान पर आक्रमण करेंगे। तो राजस्थान पर आक्रमण करेंगे कौन, ये वाले आक्रमण करेंगे। तो इस कारण से इनका क्रम अपने को पता होना चाहिए कि हमारे भारत के ऊपर विदेशी आक्रमणकारी कौन कौन आए थे। तो मध्यकालीन इतिहास में सारे विदेशी आक्रमणकारी थे। अब वो विदेशी आक्रमणकारी कौन कौन थे वो हमारे सामने है। तो मध्यकालीन इतिहास को कितने भागों के अंदर बांटा, बोलो ना, 2 भागों के अंदर। एक आपका सल्तनत काल और एक आपका मुगल काल। तो बताइए सल्तनत काल किसे कहते हैं, जिस काल के शासकों को सुल्तान कहा गया, सल्तनत काल। जिस काल के शासकों को बादशाह कहा गया उसको अपन क्या बोलते हैं, मुगल काल। सल्तनत काल की शुरुआत कहां से मानी जाती है, गुलाम वंश से मानी जाती है। और गुलाम के बाद में कौन सा वंश आया, खिलजी। और खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद के बाद। अब याद रखना यहां पर आपका जो लोधी वंश है, इस लोधी वंश में एक शासक था जिसका नाम था आपका इब्राहिम लोधी। क्या नाम था, याद रखना मैं इतिहास के अंदर आपको पढ़ाऊंगा इसको। तो इब्राहिम लोधी के समय भारत के ऊपर आक्रमण हुआ बाबर का। किसका आक्रमण हुआ, बाबर का आक्रमण हुआ। और इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 के अंदर।
इन दोनों के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का युद्ध हुआ। और इस युद्ध के अंदर कौन जीत जाता है? इस युद्ध के अंदर आपके बाबर जीत जाता है। और जैसे बाबर जीतता है, बाबर ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। और अधिकार ही नहीं किया, बाबर ने आपके मुगल वंश की स्थापना कर दी आपके दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली में मुगल वंश का संस्थापक कौन? बाबर। और याद रखना, इस मुगल वंश ने ही भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो आपका कौन आया? बाबर। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। और हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। अकबर का पुत्र कौन? जहांगीर। और जहांगीर का पुत्र कौन? शाहजहां। और शाहजहां का पुत्र कौन? शाहजहां का कौन था आपका? औरंगजेब। कौन था? इसके बाद में भी आपके मुगल शासक आए थे, लेकिन औरंगजेब के बाद इस दिल्ली सल्तनत को संभालने वाला कोई मुगलों के अंदर योग्य शासक नहीं था। तो मध्यकालीन इतिहास में विदेशी आक्रमणकारी आए। और विदेशी आक्रमणकारी कौन कौन थे, ये हमारे सामने है। तो मध्यकालीन इतिहास को दो भागों के अंदर बांटा। मैं अगर आपसे पूछूं कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कहां से मानी जाती है, तो आंसर क्या आएगा? गुलाम वंश। अब मैं मान लो राजस्थान की कोई सी भी रियासत अगर आपको पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने आपको मेवाड़ पढ़ाया, और मेवाड़ में एक नाम सुना होगा आपने, रानी पद्मिनी का। रानी पद्मिनी का नाम सुना है। और रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? रतन सिंह। अब रतन सिंह पर आक्रमण होगा, दिल्ली से ही तो आक्रमण होगा। तो दिल्ली में कौन सा वंश था? खिलजी वंश। कौन सा वंश था? तो ये सारे वंशों ने ही कहां पर आक्रमण किया? राजस्थान में। तो याद रखना, इतिहास पढ़ाने वाला आपको कहीं से पढ़ाए, पहले ये क्रम आपके दिमाग के अंदर फिट होना चाहिए। मैं इतिहास पढ़ाना प्रारंभ नहीं कर रहा हूं अभी, आपको इतिहास को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मध्यकालीन इतिहास में विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में जो सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण हुआ, भारत में जो सबसे पहले विदेशी आक्रमण हुआ, वो विदेशी आक्रमण किसका हुआ था? ईरान वासियों का। किसका हुआ? ईरान। ईरान के बाद में आक्रमण किसका हुआ? यूनान वासियों का। किसका आक्रमण हुआ? यूनान। ईरान के बाद में कौन आए? यूनान वासी। यूनान वासियों के बाद में आक्रमण हुआ अरब आक्रमणकारियों का। और इस अरब आक्रमणकारियों में भी आक्रमण करने वाला था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद में भारत पर आक्रमण हुआ तुर्क आक्रमणकारियों का। और इस तुर्क आक्रमणकारियों में भी सबसे पहले आक्रमण करने वाला था आपका महमूद गजनवी। कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी के बाद में आक्रमण किसने किया? मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। किसने? मोहम्मद गोरी ने आक्रमण। महमूद गजनवी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। ये महमूद गजनवी वही है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, और इसका 16वां आक्रमण विश्व प्रसिद्ध था। इसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा। तो ये सारे लूटने वाले ही थे। तो अब बात आ जाए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसने किया? ईरान वासियों ने। ईरान के बाद यूनान। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछूं कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कहां से मानी जाती है, तो आंसर क्या होना चाहिए? मतलब इसका मीन्स क्या हुआ, इसको एक बार समझो आप। ये सारे विदेशी आक्रमणकारी हैं। पहली क्लास में आपको यह पता चल गया है, सारे विदेशी आक्रमणकारी हैं। अब राजस्थान का कोई भी इतिहासकार आपको राजस्थान को कहीं से भी प्रारंभ करे, अब वो जहां से भी प्रारंभ करेगा टकराएगा इनसे। अब जब मान लो कोई जहांगीर से टकराएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि जहांगीर से पहले 3 पहले और छूट चुके हैं। क्लियर? अब देखो, भारत पर आक्रमण हुआ सबसे पहले ईरान का, फिर यूनान का, फिर अरब का, फिर तुर्क आक्रमणकारियों का। और तुर्क आक्रमणकारियों में बाद में आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद गोरी। अब जब मोहम्मद गोरी राजस्थान पर आक्रमण कर रहा है, तो इस बात का पक्का यह है कि हमारे राजस्थान में भी इस समय कोई ना कोई तो होगा। तो याद रखना, इस समय हमारे राजस्थान के अंदर जो अजमेर है, इस अजमेर के अंदर आपके चौहान वंश था। और चौहान वंश के अंदर कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। कौन था? तो याद रखना, पृथ्वीराज चौहान और इस मोहम्मद गोरी के बीच में 2 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे? और ये दोनों युद्धों को अपन 8वीं क्लास में पढ़ चुके थे। अगर आपको याद हो तो इन दोनों के बीच में 2 युद्ध हुए थे। एक तो युद्ध हुआ था आपका तराइन का युद्ध,
और तराइन का पहला जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ? 1191 में। और तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ, वो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 के अंदर हुआ। और आप सबको पता है कि तराइन का जो पहला युद्ध है, इस युद्ध में तो कौन जीत गया था? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन जो तराइन का द्वितीय युद्ध है, इसमें साम दाम और दंड भेद से किसका अधिकार हो गया था? मोहम्मद गोरी। तो तराइन का पहला युद्ध तो किसने जीता? तराइन का द्वितीय युद्ध किसने जीता? मोहम्मद गोरी। अब मेरी बात सुनो, जैसे तराइन का द्वितीय युद्ध आपके मोहम्मद गोरी ने जीता, मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर भी अपना अधिकार कर लिया और इस अजमेर पर भी किसका अधिकार हो गया? मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया। एक लाइन में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, उसके ऊपर ध्यान देना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है, तराइन का जो द्वितीय युद्ध है, यह युद्ध पूरे भारतीय इतिहास के लिए, भारतीय इतिहास के लिए, पूरे भारत के इतिहास के लिए एक निर्णायक व परिवर्तनकारी युद्ध था। कैसा युद्ध था? निर्णायक व परिवर्तनकारी युद्ध था। बात समझ में आ रही है? तराइन का द्वितीय युद्ध पूरे भारतीय इतिहास के लिए निर्णायक और परिवर्तनकारी युद्ध था। क्यों था? क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत में स्थायी रूप से मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई। कौन से धर्म की स्थापना हुई? मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई। तो कौन से युद्ध के बाद भारत में स्थायी रूप से मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई? तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। और भारत में मुस्लिम धर्म का संस्थापक भी कौन बना? मोहम्मद गोरी बना। देखो, मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। इस्लाम का आगमन तो भारत में यहीं से हो गया था। इसके बाद में मोहम्मद गोरी से पहले इतने व्यक्तियों ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था, लेकिन इन सबका उद्देश्य भारत पर आक्रमण करना था, आक्रमण करके धन लूटना था और धन लूट के वापस चले जाना था। लेकिन मोहम्मद गोरी का उद्देश्य भारत को लूटना नहीं था। मोहम्मद गोरी का उद्देश्य भारत में मुस्लिम धर्म की स्थापना करना था। तो भारत में मुस्लिम धर्म का संस्थापक कौन बना? कौन से युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई? अच्छा, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कहां से मानी जाती है? गुलाम वंश से। लेकिन भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसने किया? ईरान वासियों ने किया। अब मेरी बात सुनो, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अजमेर पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन मोहम्मद गोरी के कोई संतान नहीं थी। जब मोहम्मद गोरी के कोई संतान नहीं थी, तो मोहम्मद गोरी को पूछा जाता था कि आपकी मृत्यु के बाद हिंदुस्तान का शासक कौन होगा? तो मोहम्मद गोरी एक ही बात बोलता था कि मेरे पास इतने गुलाम हैं, कोई भी एक गुलाम हिंदुस्तान के बादशाह को संभाल लेगा। तो मोहम्मद गोरी के पास में एक गुलाम था, और उस गुलाम का नाम क्या था? उस गुलाम का नाम था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब मोहम्मद गोरी यहां से जा रहा था, तो उसने जाते जाते दिल्ली और अजमेर का भार अपने गुलाम किसको सौंप के चला गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के चला गया। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और इसी गुलाम से कौन सा वंश बन गया? गुलाम वंश। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पीढ़ियों को यहां पर स्थापित किया, और कालांतर में इसकी पीढ़ी को पराजित किसने किया? खिलजी ने। तो दिल्ली पर स्थायी रूप से अधिकार करने वाला कौन था? दिल्ली पर स्थायी रूप से शासन करने वाला वंश कौन सा था? पहला, गुलाम वंश। इस कारण से मैं बोल रहा हूं कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कहां से मानी जाती है? गुलाम वंश से मानी जाती है। अगर मोहम्मद गोरी यहां पर रहता, मोहम्मद गोरी के संतान होती, तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत अपन कहां से मान लेते? मोहम्मद गोरी से। लेकिन मोहम्मद गोरी की संतान थी नहीं। इस कारण से आपके दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कहां से मानी जाती है? गुलाम वंश से मानी जाती है। बात समझ में आ रही है? इतिहास को कितने कालों में बांटा? 3। प्राचीन इतिहास काल, आदि मानव था, सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन इतिहास में जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। अगर हम इनका पर्टिकुलर अध्ययन करते हैं ना, तो ये इंडियन हिस्ट्री बन जाती है। लेकिन हमारे को इनका अध्ययन नहीं करना है। हमारे को राजस्थान के इतिहास को इनसे टच करवाना है कि राजस्थान के कौन कौन से राजा ऐसे हैं जिन्होंने इनसे युद्ध किया होगा, किन्हीं ने इनसे संधियां की होगी, किन्हीं ने अपनी पुत्रियों का विवाह किया होगा। तो अपने को वो मिक्स इनके साथ में करना है। बात समझ में? तो
उतारोगे इसको या उतारते हो ना? उतारो। बिल्कुल आपके कंचन सिंगल अच्छा अच्छा कंचन सिंगल बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। आफ्टर हुमायूं शेरशाह बिल्कुल आया था। ये मैं आपको इतिहास के क्रम के अंदर बताऊंगा भाई किस प्रकार से आपके हुमायूं आया था और हमारे राजस्थान के अंदर उस समय आपके मालदेव था, किस प्रकार से आपके शरण दी गई थी, वो सारा घटनाक्रम पहले आपको ये पता होना चाहिए। मैं इतिहास को बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं, इतिहास को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इतिहास बना कैसे था? अच्छे से उतारना, जमा जमा बाइंडिंग वाली कॉपी बनाना है ना।
आपको बिल्कुल ऐसे ऐसे ही सेम उतारना है ना, क्योंकि सारा इतिहास अपना ऐसे ही चलेगा। अगर अपन इसके अंदर कुछ थोड़ा सा अपना हिसाब से अगर लगाते करते हैं ना, फिर डिस्टर्ब हो जाएगा मामला। उतारना बिल्कुल ऐसे ही है सेम, है ना। और क्लास के अंदर मैं रोज आऊंगा, आपका रिवीजन रोज का रोज चलता रहेगा, रोज पढ़ के आना, आप इतिहास आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। वेरी गुड। देखो, इतिहास के बारे में पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। इतिहास को प्रारंभ नहीं करवाया हूं, इतिहास को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 3 कालों के अंदर बांटा है, प्राचीन इतिहास काल, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास काल। पहले अपने दिमाग में ये सेट कर लो कि प्राचीन इतिहास काल में सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं। मध्यकालीन इतिहास में जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए और राजस्थान के राजाओं से उन्होंने जो युद्ध किया, वो सारा मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही ये समाप्त हुए तो अंग्रेज आ गए, फिर अंग्रेजों से हमारे को संघर्ष करना पड़ा। इसका परिणाम हुआ फिर बाद में जाकर हम क्या हुए, आजाद हुए थे। अब मैं आपको पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इतिहास को अपन ने 3 कालों के अंदर बांटा है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि आपका जो प्राचीन इतिहास काल है, इस प्राचीन इतिहास काल में हुआ क्या था। अगर ये क्रम आपको समझ में आ गया तो इतिहास को समझना आपके लिए सरल हो जाएगा। सबसे पहले प्राचीन इतिहास काल में क्या हुआ था, फिर मध्यकालीन इतिहास में क्या हुआ था, फिर आधुनिक इतिहास में क्या हुआ था, फिर अपन अपने सिलेबस के ऊपर प्रारंभ करेंगे। देखो, जो प्राचीन इतिहास काल है, इसके अंदर अपन किस किस का अध्ययन करते हैं। इस प्राचीन इतिहास काल के अंदर एक तो अपन वैदिक काल का अध्ययन करते हैं, और इसी प्राचीन इतिहास काल के अंदर धीरे 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 राजवंश स्थापित होना प्रारंभ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, राजवंश स्थापित होना प्रारंभ हो जाते हैं। और याद रखना, जो प्राचीन इतिहास काल है, इस प्राचीन इतिहास काल को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों के अंदर, प्राचीन इतिहास काल को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। एक प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और एक आपका तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राचीन इतिहास काल को अपन ने कितने भागों के अंदर बांटा है, प्राचीन इतिहास काल को अपन ने कितने भागों के अंदर बांटा, 3 भागों के अंदर। एक प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और एक आपका ऐतिहासिक काल। प्राचीन इतिहास काल को 3 भागों के अंदर बांटा। बात आती है कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। ये प्राग ऐतिहासिक काल से दौड़कर गुजर के आए, फिर आया आपका आद्य ऐतिहासिक काल, इससे गुजर के फिर हम कहां पर पहुंचे, ऐतिहासिक काल के अंदर। और ये तीनों घटनाक्रम कौन से काल में आता है, प्राचीन इतिहास काल को ही 3 भागों के अंदर बांटा। इसी प्राचीन इतिहास काल के अंदर वैदिक काल को रखते हैं। इसी प्राचीन इतिहास काल के अंदर राजवंश स्थापित होना प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि प्राचीन इतिहास काल को 3 भागों के अंदर बांटा है। बात आती है कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिस काल में लोगों को लेखन कला का ज्ञान ही नहीं था, जिस काल में लोगों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, और जिस काल के कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, उस काल को अपन ने किसके अंदर रखा, प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर रखा। इसके बाद में बात आती है कि आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिस काल में लोगों को लेखन कला का ज्ञान तो था, लेकिन जिसकी लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया। लेखन कला का ज्ञान था, लेकिन जिसकी लिपि को नहीं पढ़ा गया, उस काल को अपन ने किसके अंदर रखा, आद्य ऐतिहासिक काल। याद रखना, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उस सिंधु घाटी सभ्यता को कौन से काल के अंदर रखा गया, आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर रखा गया। क्यों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लेखन कला का ज्ञान तो था, लेकिन उसकी लिपि को आज तक समझ ही नहीं पाए। तो जिस काल के लोगों को लेखन कला का ज्ञान तो था, लेकिन जिसकी लिपि को अपन नहीं पढ़ पाए, उसको अपन ने किसके काल के अंदर रखा, आद्य ऐतिहासिक काल। और जिस काल में लोगों को लेखन कला का ज्ञान भी था और जिसकी लिपि को पढ़ लिया गया और जिससे आज अपन इतिहास की जानकारी देते हैं, वो काल कौन सा आपका, ऐतिहासिक काल। जिस काल में लोगों को लेखन कला का ज्ञान था और जिसके ऐतिहासिक आपके स्रोत अपने को मिलते हैं,
वो काल कौन सा काल कहलाता है? ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो प्राचीन इतिहास काल को 3 भागों के अंदर बांटा अपन ने, और याद रखना इस प्राचीन इतिहास काल में सबसे पहले हमारे पूर्वज कौन थे? हमारे पूर्वज कौन थे? आदि मानव थे। अब हमारे पूर्वज कौन थे? आपके आदि मानव थे। और इस आदि मानव ने सबसे पहले जिस धातु का पता लगाया वो धातु कौन सी थी? आपकी तांबा। कौन सी थी? तांबा। तो आदि मानव ने सबसे पहले किस धातु का पता लगाया? तांबे का पता लगाया। तो याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि आदि मानव ने सबसे पहले, देखो आपके आदि मानव ने सबसे पहले किस धातु का पता लगाया था? तांबे का पता लगाया। और इस तांबे से जो बनी सभ्यताएं, उन सभ्यताओं को नाम दिया गया ताम्रयुगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता नाम दिया गया? ताम्रयुगीन सभ्यता नाम दिया गया। अर्थात ताम्रयुगीन सभ्यताएं इससे बनी, तांबे से बनी हमारी ताम्रयुगीन सभ्यताएं। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं के राजस्थान में अवशेष बहुत जगह मिले थे। जैसे अपन बात कर रहे हैं गणेश्वर सभ्यता, तो गणेश्वर सभ्यता हमारी कहां है? नीम का थाना सीकर में है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं आहड़, तो आहड़ सभ्यता आपकी कहां है? उदयपुर के अंदर है। उसी प्रकार से बालाथल और बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता आपकी कहां है? उदयपुर के अंदर है। तो आदि मानव ने सबसे पहले किस धातु का पता लगाया? तांबे से कौन सी सभ्यता बनी? ताम्रयुगीन सभ्यताएं बनी। तो ये सारी सभ्यता कौन सी युग में आ रही है? ताम्र युग में आ रही है। एक क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि यह सभ्यता कौन से युग में आती है। इसके बाद में आदि मानव ने तांबे के बाद में किस धातु का पता लगाया? तो याद रखना इसके बाद में किसका पता लगाया? कांस्य का पता लगाया। और इस कांस्य से बनी सभ्यता कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता बनी? तो कांस्य युगीन सभ्यता के राजस्थान में जो एकमात्र अवशेष हमारे को राजस्थान में मिले हैं वो कहां पर मिला है? कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिला है। और कालीबंगा सभ्यता कहां है? कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में कहां है? हनुमानगढ़ के अंदर है। तो ये कालीबंगा सभ्यता कौन से युग में आएगी? तो धातुओं के आधार पर सभ्यताओं का विभाजन किया गया। आदि मानव ने सबसे पहले किसका पता? तांबे का। तांबे के बाद और कांसे के बाद में किसका पता लगाया? तो याद रखना कांसे के बाद में किसका पता लगाया? लोहे का। याद रखना इतिहास की पिक्चर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इतिहास पढ़ा नहीं रहा। ये क्रम अगर आप समझ गए तो चाहे भारत का इतिहास हो चाहे राजस्थान का इतिहास हो, एक पिक्चर आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। और इसी फॉर्मेट को फिर अपन सिलेबस के अंदर बदल देंगे। पढ़ाने वाला सबसे पहले सभ्यताएं क्यों पढ़ाता है? क्योंकि सबसे पहले विकास ही सभ्यताओं का हुआ। सभ्यता के बाद में वो क्या पढ़ाएगा? पढ़ाने में तो 1857 की क्रांति भी स्टार्ट कर सकता है और आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक पिक्चर आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। तो आपके सबसे पहले तांबे का पता लगाया, तांबे के बाद कांसे के बाद, और लोहे से कौन सी सभ्यता बन गई? लोहे से कौन सी सभ्यता बन गई? लोहा युगीन सभ्यताएं। और लोहा युगीन सभ्यताओं के राजस्थान में अवशेष बहुत जगह मिले थे। जैसे अगर मैं बात करूं बेराट सभ्यता, तो बेराट सभ्यता कहां है? जयपुर में है। बेराट सभ्यता कहां है? जयपुर में। सुनारी कहां है? झुंझुनू में है। उसी प्रकार से नौह सभ्यता आपकी कहां है? तो नौह सभ्यता आपकी कहां है? भरतपुर के अंदर है। ऐसे हमारी बहुत सारी सभ्यताएं हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो सभ्यता है वो कौन से युग में आएगी, और ये वाली सभ्यता कहां से युग में? ये वाली सभ्यता। तो इससे आपके सभ्यताओं का निर्माण हो गया। अब आगे की पिक्चर कैसे बनेगी? अब आगे की पिक्चर कैसे बनेगी वो सुनो। देखो इस लोहे का जो पता चला, सबसे पहले लोहे की जो जानकारी जिनको मिली थी, सबसे पहले लोहे का पता किसको चला? आर्यों को। सबसे पहले लोहे का पता किसको चला? आर्यों को। और ये जो आर्य थे ये धर्म से क्या थे? हिंदू। धर्म से क्या थे? हिंदू। और आप सबको पता है कि हिंदुओं का जो धर्म ग्रंथ है वो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। कौन सा है? हिंदुओं का धर्म ग्रंथ कौन सा आपका? वेद है। अब जब आपके हिंदुओं का धर्म ग्रंथ वेद है, लोहे का पता सबसे पहले किसको चला? आर्य धर्म से क्या थे? और हिंदुओं का धर्म ग्रंथ क्या था? जब हिंदुओं का धर्म ग्रंथ वेद था और आर्य जब धर्म से हिंदू थे, तो इन्होंने क्या किया? वेदों का अध्ययन करवाना प्रारंभ किया। अर्थात इन्होंने आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, महाकाव्यों का अध्ययन करवाना प्रारंभ किया। और जब इन्होंने महाकाव्यों का इनका अध्ययन करवाया तो उस काल को ही नाम दे दिया गया क्या? वैदिक काल।
तो कोई सा भी इतिहास पढ़ लो, चाहे राजस्थान का पढ़ लो, चाहे भारत का पढ़ लो, क्रम वही है। पढ़ाने वाला तो कुछ भी पढ़ा सकता है, लेकिन इतिहास में सबसे पहले क्या बनी? सभ्यता। सभ्यता के बाद में कौन सा काल आया? वैदिक काल। और वैदिक काल के बाद में फिर कौन कौन सा आया, फिर मैं यहां पर बताऊंगा। फिर आगे चलने के बाद भारत में राजवंशों की स्थापना प्रारंभ हो जाती है। भारत का सबसे पहला राजवंश कौन सा था? भारत का सबसे पहला राजवंश कौन सा था? आपका मौर्य। और मौर्य के बाद में फिर कौन आए थे? आपके गुप्त। एक बार इसको सुन लो। तो यहां पर आपका कौन सा काल बना? आपका वैदिक काल। अब देखो, वैदिक काल को भी दो भागों के अंदर बांटा गया। एक तो ऋग्वैदिक काल। कौन सा काल? एक आपका ऋग्वैदिक काल और एक आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और एक आपका उत्तर वैदिक काल। अब देखो, ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ? वही ब्राह्मण वंश का उदय हुआ और उन्होंने आपके कर्मकांड व ज्ञानकांड के ऊपर बल दिया गया। कर्मकांड और ज्ञानकांड के ऊपर बल कौन से काल में दिया गया? ऋग्वैदिक काल। लेकिन याद रखना, उत्तर वैदिक काल में जस्ट इनके अपोजिट नास्तिक धर्म को मानने वाले आए। जस्ट इनके अपोजिट कौन आए? नास्तिक धर्म को मानने वाले आए। और नास्तिक धर्म को मानने वाले कौन थे? आपके बौद्ध धर्म। एक आपके कौन थे? आपके बौद्ध। और एक आपके कौन थे? जैन धर्म। तो यहां पर आने के बाद में क्या हुआ? देखो, इस ऋग्वैदिक काल के अंदर क्या हुआ? मतलब वेदों का अध्ययन करवाया गया, कर्मकांडों का अध्ययन करवाया गया। और इन वाले व्यक्तियों ने कहा कि अगर तुम कर्मकांड ज्ञानकांड करवाओगे ना, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो इस जगह पर आते आते आपके बाह्य आडंबर प्रारंभ हो गए और इन बाह्य आडंबर की परंपरा को तोड़ने के लिए दो धर्मों का उदय हुआ। एक तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन बौद्धों और जैनों ने इस कर्मकांड और ज्ञानकांड की प्रथा को समाप्त किया और इन्होंने कहा कि जो पंचरत्न और त्रिरत्न का पालन करेंगे उसका ही पुनर्जन्म होगा। अर्थात बौद्धों और जैनों के द्वारा क्या हुआ? बौद्धों व जैनों द्वारा कर्मकांड व ज्ञानकांड का क्या कर दिया गया? ज्ञानकांड का क्या कर दिया गया? विरोध कर दिया गया। फिर याद रखना, इस बौद्ध धर्म से जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, इस बौद्ध धर्म का जो विकास करने का जो श्रेय जाता है, वो बौद्ध धर्म का विकास करने का श्रेय किसको जाता है? मौर्यों को जाता है। किसको जाता है? मौर्यों को जाता है। और इससे बना आपका कौन सा काल? मौर्य काल बना। और याद रखना, जैन धर्म का जो सबसे ज्यादा विस्तार करने वाले थे, अर्थात जैन धर्म से जैन धर्म का विकास करने वाले कौन थे या प्रभावित होने वाले कौन थे? आपके गुप्त काल। अर्थात कौन थे? आपके गुप्त काल। अरे इतिहास बनता जा रहा है क्या? इतिहास की पिक्चर बनती जा रही है। सबसे पहले अपन ने आपके आदि मानव से प्रारंभ किया था। सबसे पहले सभ्यताओं का अध्ययन करवाया जाता है, इसके बाद में आपके वैदिक काल का अध्ययन करवाया जाता है। वैदिक काल में आपके कर्मकांड वेदों का अध्ययन करवाया जाएगा। इसके बाद निश्चित क्रम है कि वैदिक काल में फिर किसका अध्ययन करवाया जाएगा? बौद्ध धर्म, अर्थात महात्मा बुद्ध का अध्ययन करवाया जाएगा। इसके बाद में आपका जैन धर्म का उदय हुआ, अर्थात आपके जो 24 तीर्थंकर है उनका उदय हुआ। इसके बाद फिर राजवंश स्थापित होना प्रारंभ हो जाते हैं। आदि मानव से राजवंश तक पहुंच गए अपन। ठीक है, भारत का पहला राजवंश मौर्य काल। पूरे भारत पर शासन किया आपके मौर्य ने, पहला राजवंश था। मौर्य काल के बाद में कौन सा काल आया? गुप्त काल। अब यहां पर आते आते भारत में अनेक राजवंश स्थापित हो गए, लेकिन हमारे को पढ़ना है राजस्थान का इतिहास। तो याद रखना, हमारे राजस्थान में तो प्रारंभ में दो ही राजवंश थे। एक तो मारवाड़ में थे, मारवाड़ वर्तमान का जोधपुर बन चुका है। मारवाड़ में कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। मारवाड़ में कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। और याद रखना, अजमेर में कौन थे? अजमेर में कौन थे? चौहान। अरे अजमेर में कौन थे? चौहान। हो गए राजवंश स्थापित। क्रम आदि मानव, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल। इसके बाद में राजस्थान, जैसे भारत में राजवंश स्थापित हुए वैसे हमारे राजस्थान में भी कौन कौन से राजवंश थे प्रारंभ में? दो। तो याद रखना, मारवाड़ में सबसे पहले कौन थे? गुर्जर प्रतिहार।
और फिर गुर्जर प्रतिहारों ने क्या किया, अपना शासन दहेज में किसको देकर चले गए, राठौड़ों को देकर चले गए। किसको देकर चले गए, राठौड़ों को। तो आज मारवाड़ में कौन सा वंश है, राठौड़ों से पहले कौन था, बात समझ में आ रही है। ये प्राचीन इतिहास काल की पिक्चर है। इस पूरी पिक्चर में से हमारे सिलेबस में एक तो सभ्यता है, और इस पूरी पिक्चर में हमारे सिलेबस में क्या है, ये वाले राजवंश है। हमारे सिलेबस में न तो वैदिक काल पूरा ही नहीं है, न मौर्य है, न गुप्त है, लेकिन पिक्चर का क्रम तो समझ में आना चाहिए ना। अरे जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, पक्की बात। कोई कमेंट ही नहीं है जी सर, केवल एक आपकी कंचल सिंगन ने नो सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको समझ में आ रहा है।
ऑफ कर दूं क्या, ये पूछ रहा था मैं, या लिख रहे हैं अभी? डन। आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं क्या? ऑनलाइन जो है वो बताइए मुझे, स्क्रीनशॉट ले पाते हैं आप या उसमें दिक्कत होती है? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाते हैं। आदि मैं कोशिश करता हूं कि हमारा जो पैनल है ना, यस सर नहीं ले सकते, ओके, जो हमारा जो ऐप अलाउ नहीं करता, यस बिल्कुल ऐप अलाउ नहीं करता, पर जो हमारा वाला पैनल है हमारे साइड पे है। ओके, बोर्ड के आगे से थोड़ा साइड में आता हूँ, ऑफलाइन स्टूडेंट भी लिख रहे हैं, बहुत बड़ी दिक्कत है। नहीं आदि, बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं है। आप जो पेज लेना चाहोगे ना, तो मैं मेरे साइड से लेकर के स्क्रीनशॉट, क्योंकि हमें तो थोड़े राइट ज्यादा है ना, तो मैं मेरे साइड से लेके देता हूं मैं आपको। समझ गया मैं, ठीक है ठीक है। इसका भी थोड़ा सा, इसका भी एक्सपोर्ट करने का बोर्ड से भी निकल जाता है बाहर, ये भी कोशिश करता हूँ। टेस्ट क्वेश्चंस के भी नहीं ले पाते, यस टेस्ट क्वेश्चंस के तो नहीं ले पाते अपन, वो तो अलाउ नहीं करते। टेस्ट क्वेश्चंस की मैं पीडीएफ ही मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, उसकी पीडीएफ जो आप दे चुके होते हैं ना, उसकी पीडीएफ निकाल के मैं दूंगा। सर क्लास की पीपीटी शेयर कर देना प्लीज। ओके मनोज जी, क्लास की पीपीटी, अच्छा इस पीपीटी से तो कुछ पढ़ा है नहीं आज, है ना? अच्छा ये, हाँ ठीक है, इसको मैं निकालता हूँ, निकल तो जाता है कभी, अभी निकाला नहीं हमने, मैं आज कोशिश करता हूँ, निकल जाता है तो मैं निकाल के देता हूँ आपको इसको भी। और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम? दो तीन चीजें हैं कि आपको नोट्स यूं नहीं मिलते हैं, तो ये हम आपको इसको या तो पीपीटी हम निकाल लें, या फिर स्क्रीनशॉट मैं निकाल के मैं आपको दूं। पेपर्स के रिगार्डिंग आती, तो पेपर का तो हम लोग खुद अपलोड करते हैं, तो हम निकाल के दे सकते हैं आपको, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो मैं वो पेपर दूंगा, पुराने पेपर भी निकाल के दे दूंगा आपको, तो आप उसे प्रिंट आप रख सकते हैं, उसे पीडीएफ फॉर्मेट में आएंगे वो। बाकी क्लास कैसी लगी? जीके की हिस्ट्री परफेक्ट है ना? ज्योग्राफी रमाकांत सर पढ़ा ही रहे। सर प्लीज मेक ए ऑनलाइन स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप। यस यस, एक्चुअली ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, मैंने स्टूडेंट्स को ऐड नहीं किया खुद ने, मैंने लिंक दिया था, आप लोग उस लिंक को यूज कर करके ग्रुप को ज्वाइन करें। एक ग्रुप है, उस पर रेगुलर सुबह से शाम तक डिस्कशन चलता रहता है। ज्यादा स्टूडेंट नहीं है उसमें, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट ने ज्वाइन ही नहीं किया, बहुत से जो प्री रिकॉर्डेड देखते हैं उन लोगों ने कभी ज्वाइन ही नहीं किया। मैंने भी पर्सनल सभी को लिंक नहीं भेजा और मैंने ऐड भी नहीं किया, मैंने केवल ग्रुप क्रिएट किया और ग्रुप का लिंक शेयर किया, और बच्चे अपने आप से जुड़ रहे हैं उसमें। मैं आपको भी लिंक शेयर वापस करूंगा, तो आप लोग उस लिंक को यूज करके उस ग्रुप में ऐड हो जाइए। वहां यूजफुल डिस्कशन होता है, यूजलेस डिस्कशन कुछ नहीं होता है। हाँ कुछ डिस्कशन जो आप लोग कैंपेनिंग जो करते हैं ट्वीट्स के रिगार्डिंग, उसके लिए कुछ मैसेज आते हैं, तो आप उन्हें हम परमिट करेंगे अभी के लिए। देखिए वो आप